ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसा कि मैंने आपको बताया एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, उसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग बेटा डिटरमाइन करते हैं और उसकी वैल्यू एक गिवन रिएक्शन के लिए जनरली 2 से 3 के बीच में रहती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है, इसे एक्सप्लेन करने वाले प्रॉपर मैनर में, एक साइंटिफिक मैनर में सबसे पहले आदमी जो थे वो थे मिस्टर आर्हेनियस, जिन्होंने अपनी दी द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन्स। So we are going to start with the Arrhenius theory of collision, and this, my dear friends, is a very very important topic. तो हम लोग देखो सबसे पहले एक बार जरा एलिमेंट्री रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ये सब बातें मैं आपको कुछ कुछ बता चुका हूं। इनफैक्ट आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। एक बार क्विकली हम लोग उन चीजों को रिकैप कर लेते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो है जो सिंगल स्टेप में होती है। जैसे सपोज करिए कि एक रिएक्शन है A2 + B2 goes to 2AB, ठीक है, एंड लेट अस से ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मतलब सिंगल स्टेप में हो रही है, इसलिए हम लोग इसे एलिमेंट्री कह रहे हैं। अब आर्हेनियस जी ने ये बोला कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तभी रिएक्शन हो सकती है। तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये एक A2 का मॉलिक्यूल हो गया और ये एक B2 का मॉलिक्यूल हो गया, ये दोनों बेटा एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए मॉलिक्यूल ऐसा लगेगा जब A और A के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, B और B के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और A और B के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इस स्टेट को, जो कि एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्टेट है, इसे हम लोग बोलते हैं द ट्रांजिशन स्टेट और द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं और वाया द ट्रांजिशन स्टेट हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड वी विल गेट AB + AB। तो सबसे पहली बात आर्हेनियस जी ने क्या करी, सबसे पहली बात ये करी कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, दे मस्ट कोलाइड टू फॉर्म द हाईली अनस्टेबल स्टेट, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे और फिर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट जैसी कोई चीज होगी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए एक एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस टाइम कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एक ग्राफ बनाएं एंड लेट अस से कि ये रिएक्शन एक बार के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मान लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक होगी तो हमें ये बात मालूम है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी। तो यहां पे मेरे पास आ गया, दिस इज व्हाट द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज व्हाट द एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी है, प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट को मैंने ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो रिएक्शन के लिए जो एनर्जी टाइम कोऑर्डिनेट होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि रिएक्टेंट से पहले बनेगा ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से फॉर्म होगा प्रोडक्ट। तो इस तरह का हम एक ग्राफ यहां पर बना सकते हैं। इस बात पे हम लोग गौर करें कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है और इसलिए ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा होती है। ये सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। So this is how the graph will look for an endothermic reaction. On the other hand, अगर एक बार के लिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो कुछ भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है तो ग्राफ ऐसा कुछ आया। अगर यही रिएक्शन एक बार के लिए एक्सोथर्मिक मान ली जाए, दैट इज ΔH < 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ हम लोग बहुत आसानी से स्केच कर सकते हैं। सो दिस विल बी एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे द प्रोग्रेस, दैट इज द टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है। बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी कम होगी। दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। लेकिन अभी भी इस बात पे आप गौर करो कि ट्रांजिशन स्टेट
या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक यू कैन से द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आर्हेनियस थ्योरी। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। आर्हेनियस जी ने क्या बोला कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकराएंगे और एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। इस ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट लाइक एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे और उस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उसके लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा, एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट नीचे आएगा। बट ट्रांजिशन स्टेट सबसे मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है, हाईली अनस्टेबल स्टेट है, इसलिए उसकी एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब आर्हेनियस जी ने यह बात करी कि उन्होंने एक वर्ड, आपको अगर याद आ रहा हो, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, कॉल्ड द इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स हैं जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। दोज कोलिजन्स जो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए प्रोडक्ट बना दें, उन कोलिजन्स को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं, ठीक है। और कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए उसके सामने बेटा दो बैरियर्स होते हैं, मतलब हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे सबसे पहली बात हुई कि कोलिजन होगा किसके बीच में? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उससे प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन सकता। कुछ कोलिजन्स ऐसे होंगे जो कोलिजन तो होंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो वो कोलिजन्स बेकार हो गए बेसिकली, उनको हम लोग इनइफेक्टिव कोलिजन्स बोलेंगे। इफेक्टिव कोलिजन्स वो जो ट्रांजिशन स्टेट बनाकर प्रोडक्ट बना सकें, तो उन कोलिजन्स को बोलते हैं इफेक्टिव। अब कोई कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए दो क्राइटेरिया, दो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है। वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहला नंबर 1, द एनर्जी बैरियर। एज यू कैन सी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को टकरा के ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को मैच करना है और फिर प्रोडक्ट बनाना है। तो अब ऐसा करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में टकरा रहे हैं, इनके पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कम से कम एक सर्टेन मिनिमम कट ऑफ एनर्जी से वो कोलाइड करें, तभी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर इनकी एनर्जी बहुत कम हुई तो फिर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा और वैसा कोलिजन बेकार हो जाएगा, इट विल बी इनइफेक्टिव, ठीक है। तो एनर्जी की एक रुकावट है, एक एनर्जी बैरियर है, एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। एंड दूसरा इज व्हाट? द सेकंड इज द ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करें। जैसे ए को बी के साथ बॉन्ड बनाना है, तभी तो प्रोडक्ट ए बी मिल रहा है। तो ए और बी को बॉन्ड बनाना है और इस ए और बी को बॉन्ड बनाना है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने से अप्रोच करेगा, तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे आप सपोज करो कि एक A2 का मॉलिक्यूल और एक B2 का मॉलिक्यूल अगर इस तरह से अप्रोच करे, एक दूसरे को ऊपर से अप्रोच करे, तो ये A और B तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ये A और B इस तरह से बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो प्रॉपर डायरेक्शन में भी कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस ओरिएंटेशन बैरियर, माय डियर फ्रेंड्स, इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का? प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। इस बात का मतलब यह है कि अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड कर रहे हैं तब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उल्टी पुल्टी दिशा में कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो अब इस बैरियर को आप चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी कि भाई लेट्स से 10 कोलिजन हो रहे हैं, उस 10 में से 2 कोलिजन जो है वो सही दिशा में हो रहे हैं, बाकी 8 कोलिजन गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो वो फैक्टर उतना ही रहेगा। मतलब दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। जैसे मैं एक कॉइन को उछालूं, अब उस कॉइन में हेड आएगा कि टेल आएगा, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, इट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी। 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। तो उसी तरह से दो मॉलिक्यूल्स रैंडमली सब मूव कर रहे हैं, इधर उधर सारे मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हुई,
अब वो टक्कर सही दिशा में हुई या गलत दिशा में हुई, दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन चांस, दिस इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी। तो ओरिएंटेशन बैरियर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम मॉलिक्यूल को एनर्जी तो दे सकते हैं, लेकिन हम मॉलिक्यूल के मोशन को दिशा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो रैंडम मोशन है। तो हम उसको नहीं बोल सकते कि तुम इधर से जाके कोलाइड करो, तुम इधर से जाके कोलाइड करो। वो ऑन एन एवरेज जितनी भी परसेंटेज जो है वो सही डायरेक्शन में हो रही है बेटा, वो उतनी ही रहेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस ओरिएंटेशन बैरियर इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक मतलब रिलेटेड टू साइज, ज्योमेट्री, शेप, है ना। तो उनकी साइज और शेप और ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ये हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से बात हुई कि भाई हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उन्हीं कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा जो इफेक्टिव हैं। और इफेक्टिव कौन है? जो प्रॉपर एनर्जी के साथ हो और जो सही दिशा में हो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो प्रोडक्ट बना सकता है। और इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टर्म होता है मॉलिक्यूलैरिटी, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं द एक्टिवेशन एनर्जी, और इस एनर्जी को खास नाम दिया जाता है EAF, ठीक है। EAF का मतलब क्या हो गया? EAF का मतलब हो गया द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। EAF मतलब द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये वाली एनर्जी जो है इसको हम लोग बेटा बोलते हैं EAB, ठीक है। तो EAB आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं एक बार बता दे रहा हूं। इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन है। अगर उल्टे डायरेक्शन में आ जाए तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन की हो गई, है ना, उल्टी रिएक्शन हो गई, बैकवर्ड हो गई। तो EAF is the activation energy of forward direction and EAB is the activation energy of backward direction, ठीक है। Now what is activation energy? तो इसकी डेफिनेशन मैं एक बार बता दे रहा हूं और धीरे धीरे बोल भी दे रहा हूं, एंड आप लोग चाहें तो इसे अपनी नोटबुक्स में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स to cross over the energy barrier. The minimum amount of extra energy required by reactant molecules to cross over the energy barrier. This is called as the activation energy. Okay? अच्छा, फिर यहां पे कुछ और डेफिनेशन है। तो इसी तरह सब ये EAF हो गया और ये EAB हो गया। फिर एक दो टर्म्स और हैं यहां पर, जैसे ये जो एनर्जी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं HP, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और ये वाली जो एनर्जी है इसको हम लोग बोलते हैं HR, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। और ये बात बेटा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि डेल्टा H जो है ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और एक बात अगर आप देखो तो डेल्टा H को हम लोग EAF माइनस EAB भी सोच सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। डेल्टा H इज इक्वल्स टू, देखो ये जो चीज है ना, प्रोडक्ट और इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस एनर्जी के डिफरेंस को डेल्टा H का नाम दिया जाता है। तो डेल्टा H दैट इज द हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H दैट इज द हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो आपके पास ये वाला डिफरेंस आ जाएगा। And this is also equals to the activation energy of forward minus the activation energy of backward। तो इतना आपके पास बचेगा, वो भी डेल्टा H है, ठीक है। तो इसी तरह की सारी मार्किंग्स आप इस वाले ग्राफ में भी कर सकते हो। एक बार मैं जल्दी से कर देता हूं, ठीक है, और क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी। तो यहां पे अगर देखें तो ये वाली एनर्जी जो है बेटा, ये हो गई EAF, ठीक है। ये वाली एनर्जी जो है ये हो गई, जल्दी से आप लोग बताइए ये क्या हो गई, सोचिए अपने मन में। वेरी गुड, ये हो गई EAB, ओके। ये वाली एनर्जी हो गई डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, दिस इज डेल्टा H, ठीक है। और
ये अब मैं नहीं बना रहा हूं, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहां पे भी आप सोच सकते हो कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तभी तो नेगेटिव आएगा क्योंकि प्रोडक्ट का कम है और रिएक्टेंट का ज्यादा है। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो EAF माइनस EAB, है ना। EAF माइनस EAB करोगे तो ये डेल्टा H आ जाएगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। एंड वन मोर फैक्ट टुवर्ड्स विच आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, जिसको मैं आगे चल के यूज करूंगा, वो ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए EAF इज ग्रेटर देन EAB। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए EAF बड़ा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए EAF इज लेस देन EAB। आप सोचोगे सर ये क्यों बता रहे हैं, तो अभी आप बस इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो और इसका क्या यूज है ये आपको मैं आगे चल के समझाऊंगा। तो ये सब कुछ बातें थी आर्हेनियस जी की थ्योरी की, और एक लास्ट में छोटी सी डेफिनेशन और है, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो क्या थी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, ये एनर्जी का डिफरेंस था, ठीक है। जो ये एब्सोल्यूट एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की, यहां से लेके यहां तक पूरी, ये जो वैल्यू है ना, ये इतनी जो एनर्जी की वैल्यू है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इसको हम लोग बोलते हैं ET, ठीक है। ET जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी है उसे ET बोलते हैं। एंड ET स्टैंड्स फॉर, मैं इधर लिख देता हूं, ET स्टैंड्स फॉर द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ET का मतलब होता है द थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड इफ यू वांट you can also write it down in your notebooks. What is threshold energy? Threshold energy is the minimum amount of energy required by the reactant molecules to cross over the energy barrier. The minimum amount of energy required by reactant molecules to cross over the energy barrier. Activation energy में मैंने क्या बोला था, इसी टाइप की डेफिनेशन वहां पे भी थी, लेकिन वहां मैंने बोला था इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो वो एक्स्ट्रा वर्ड यहां से हट गया, इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी, और इसे हम लोग बोलते हैं द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो दिस इज द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन। आर्हेनियस जी ने बेसिकली पेपर पर ये इंटरप्रेट किया कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है। अब ये टेम्परेचर के इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करता है ये हम लोग समझने जा रहे हैं थोड़ी देर में, है ना। ये तो उनकी थ्योरी है, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा मानो कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो टकरा रहे हैं, टकरा के ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट है, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। एनर्जी बैरियर मतलब एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ओरिएंटेशन बैरियर मतलब सही डायरेक्शन में टक्कर होना चाहिए। डायरेक्शन को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, इट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी, इसको स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सब चीजें कैसे टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करती हैं ये हम लोग समझते हैं।